हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्सप्लेनिंग साइट। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक और रोमांचक फिल्म, जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड। ये फिल्म जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का अगला पार्ट है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि शॉन के अंकल ने उसे एक किताब दी थी जिसका नाम था मिस्टीरियस आइलैंड। यह कहानी उसके 4 साल बाद की है। शुरुआत में हमें शॉन को पुलिस से बचकर भागते हुए दिखाया जाता है। शॉन भागते हुए एक घर में घुसता है और स्विमिंग पूल में गिर जाता है। पुलिस वाले आकर उसे वहां पर पकड़ लेते हैं। तभी उसका सौतेला पिता हैंक वहां पे आता है। दरअसल शॉन चुपके से सैटेलाइट ऑफिस में घुस गया था, इसीलिए पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन हैंक एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, इसीलिए उसके कहने पे शॉन को छोड़ दिया जाता है। अगले दिन में हैंक और शॉन अपने घर पे आते हैं। हालांकि शॉन हैंक को पसंद नहीं करता है और वो गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि हैंक शॉन के कमरे में आता है, जहां शॉन किसी कोड को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। हैंक उसे कहता है कि मैं जब ऑफिसर था तो मैंने ऐसे कई सारे कोड को डिकोड किए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुमको मुझे सारी बातें बतानी होंगी कि आखिर ये क्या है और ये तुम्हें कहां से मिला। शॉन बताता है कि कुछ दिन पहले मुझे अनजान जगह से कुछ कोड मिला था, पर दुर्भाग्य से मेरा रेडियो सिग्नल बहुत खराब था, जिसके कारण मुझे पूरा कोड नहीं मिल पाया। इसलिए मुझे सैटेलाइट ऑफिस जाना पड़ा ताकि पूरा कोड मालूम कर सकूं। और फिर मुझे वहां से आने के बाद पता चला कि मिस्टीरियस आइलैंड तक जाने का एक रास्ता है। हैंक ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर उस कोड को डिकोड करने की कोशिश करने लगता है। और इसी के जरिए उसे 3 किताबों का नाम मिलता है। ये लोग उन किताबों को चेक करते हैं। उन किताबों के पहले पन्ने पे नक्शे बने होते हैं। हैंक तीनों नक्शों को आपस में मिलाता है और एक नया नक्शा बन जाता है। ये नक्शा सेम उसी तरह से होता है जिस तरह से किताब में इसका जिक्र है। साथ ही उन्हें ये पता चलता है कि ये आइलैंड पालाओ नाम की जगह पर है, इसीलिए शॉन वहां जाने के लिए तैयारी करने लगता है। लेकिन हैंक उसे मना करता है कि तुम वहां अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता है कि जिसने ये कोड भेजा है आखिर वो कौन है। शॉन पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि जिसने ये कोड भेजा है वो मेरे दादाजी हैं और उनका नाम अलेक्जेंडर है। मेरे दादाजी 2 साल पहले लापता हो गए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसी आइलैंड पे फंसे हुए हैं और मैं अपने दादाजी को बचाने के लिए वहां जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हैंक अपनी पत्नी को सारी बात बता के कहता है कि मैं भी शॉन के साथ पलाओ जा रहा हूँ, क्योंकि उसे एक साथी की जरूरत है जो सफर में उसके साथ रहे। साथ ही हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, हम साथ में समय बिता सकेंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी मान जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंक और शॉन पलाओ जाते हैं, जहाँ वो एक नाव वाले को उस आइलैंड पर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो जगह काफी खतरनाक है। तभी वहां पर गबातो नाम का एक आदमी आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। उसके बाद गबातो अपनी बेटी केलानी से इन लोगों को मिलवाता है। शॉन केलानी को देखते ही पहली नजर में उसे पसंद करने लगता है। खैर, इन लोगों की डील होती है और ये लोग जाने के लिए तैयार होते हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर से उस जगह के लिए निकल जाते हैं। सभी आगे बढ़ते हुए जैसे ही आइलैंड वाली जगह पर जाते हैं, उन्हें समुद्र में काफी ज्यादा तूफान दिखाई देता है। किताब के अनुसार वो आइलैंड उसी तूफान के अंदर है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। हैंक इन सबको वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर तूफान के कारण काम करना बंद कर देता है, या यूं कहे तो इनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है। सब उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं। साथ ही इनका हेलीकॉप्टर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्रैश के बाद होश में आते ही सब अपने आप को एक आइलैंड पर पाते हैं और साथ ही उन्हें एक रास्ता दिखाई देता है। सब उसके अंदर जाते हैं और उसके बाद जो उन्हें नजर आता है, उनकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने वही रहस्यमय आइलैंड है जहाँ दुनिया के अलग अलग जानवर भी हैं। इस खूबसूरत आइलैंड पर सब कुछ अजीब होता है, इसीलिए जो हमारी दुनिया में बहुत छोटी होती है इस आइलैंड पर बहुत बड़ी होती है। हाथी जो हमारी दुनिया में बहुत बड़े होते हैं, यहाँ इस आइलैंड पर बहुत छोटे होते हैं। इन लोगों को दूर पहाड़ी पर एक जगह धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। शॉन कहता है कि मेरे दादाजी वहीं पर होंगे। ये सब आपस में प्लान करते हैं और उस तरफ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें अजीब से पत्थर दिखते हैं। हैंक के पैर से एक पत्थर टूट जाता है। तभी हैंक को महसूस होता है कि दरअसल वो पत्थर नहीं, वो अंडे हैं। तभी केलानी कहती है कि जिसके अंडे इतने बड़े हैं तो सोचो माँ कितनी बड़ी होगी। ये लोग वहां से चुपचाप निकलने ही वाले होते हैं। तभी सामने एक बहुत बड़ी जाइंट छिपकली दिखती है। इससे पहले कि ये लोग भागे, वो छिपकली इन लोगों पर हमला कर देती है। छिपकली से अपना जान बचाते हुए जंगलों में ये लोग भाग रहे होते हैं कि छिपकली इन्हें आकर के आगे से घेर लेती है। तभी उस छिपकली पर कोई हमला कर देता है और वो छिपकली बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं शॉन के दादाजी को। दरअसल इन्होंने ही इन लोगों की जान बचाई है। वो बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर रहना सीख लिया है और आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। इसके बाद इन सबको वो एक जगह पर लेकर जाते हैं। दरअसल ये इनका ट्री हाउस है, जिसके अंदर रहने खाने पीने की सारी सुविधाएं होती हैं। हैंक बोलता है कि जिस रेडियो की मदद से आपने शॉन को मैसेज भेजा था, उसी रेडियो की मदद से हम मदद बुला सकते हैं।
शॉन के दादाजी बोलते हैं कि उस रेडियो से मैसेज भेजने के लिए सैटेलाइट का एक सही जगह पर आना बहुत जरूरी है और ऐसा 2 हफ्तों बाद होगा। लेकिन मैं कल तुम लोगों को एक ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहां जाने के बाद तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अगली सुबह सब के सब एक सफर पर निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद खूबसूरत शहर के सामने पहुंच जाते हैं जिसका नाम अटलांटिस है। शॉन बोलता है कि अटलांटिस शहर तो पानी के अंदर डूब चुका था। उसके दादाजी बोलते हैं कि इस शहर के बारे में जब लिखा गया तब यह पानी के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन 70 साल यह पानी के ऊपर रहता है और 70 साल पानी के नीचे। रिसर्च के मुताबिक ऐसे समंदर के नीचे ज्वालामुखी की वजह से होता है जो सतह को ऊपर और नीचे की तरफ ढकेल करके ऐसा करती है। इधर हैंक पानी को टेस्ट करता है और बताता है कि यह पानी खारा है, यानी कि समंदर का पानी है। आइलैंड के इतने अंदर तक पानी नहीं आ सकता है, यानी कि पानी जमीन के नीचे से आ रहा है। वो बताता है कि यह आइलैंड बहुत जल्द डूबने वाला है, लेकिन शॉन के दादाजी इसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरा कैलकुलेशन है कि यह आइलैंड 14 साल बाद डूबेगा, लेकिन हैंक कहता है कि आपका कैलकुलेशन गलत है। जिस हिसाब से यहाँ पानी का स्तर बढ़ रहा है ये 2 से 3 दिन के अंदर पूरी तरह से डूब जाएगा। कुछ देर बाद ये लोग प्लान करते हैं कि यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। शॉन के दादाजी बताते हैं ज़्यूस की जिस किताब में इस आइलैंड का जिक्र किया गया था उस किताब में एक बहुत बड़ी सबमरीन यानी कि पनडुब्बी का भी जिक्र था जिसका नाम नोट इलियस है, जो कि कैप्टन नीमो की थी। पर किताब में इस बात का जिक्र नहीं होता है कि कैप्टन नीमो की पनडुब्बी अभी कहाँ पर है। शॉन के दादाजी बताते हैं कि कैप्टन नीमो की समाधि है, वहां पर जाने पे यह पता चल सकता है कि उनकी पनडुब्बी कहां पर है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग कैप्टन नीमो की समाधि पर पहुंचते हैं और कल्याणी समाधि के अंदर जाकर के कैप्टन नीमो की डायरी लेकर आती है। कैप्टन नीमो की डायरी पढ़ने के बाद पता चलता है कि कैप्टन नीमो हिंदुस्तान से था और उसकी डायरी में यह भी लिखा होता है कि उसका सबमरीन यानी कि पनडुब्बी इस आइलैंड की दूसरी तरफ है जो कि एक ज्वालामुखी की चोटी पर है। ये सब के सब उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहाँ रास्ते में इन्हें बहुत अजीब अजीब से पेड़ दिखते हैं, साथ ही इन्हें बहुत बड़ी बड़ी चींटियां दिखाई देती हैं। इनका रास्ता बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इन्हें जल्द से जल्द पनडुब्बी तक पहुंचना होगा। रास्ते में इन्हें एक ज्वालामुखी दिखाई देता है जो अपने अंदर से सोना उगल रहा होता है। शॉन उस तरफ जाना चाहता है, लेकिन हैंक उसे मना करता है कि मैं तुम्हें उस तरफ नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। केलानी शॉन को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। शॉन इस बात को समझ जाता है और ये सभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी इनका रास्ता खत्म हो जाता है। इन्हें पहाड़ की दूसरी चोटी पर जाना है। शॉन के दादाजी उन्हें बताते हैं कि उन्हें अगर जाना ही है तो उड़ के जाना होगा। सब लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन होगा। तभी दिखाया जाता है कि शॉन के दादाजी एक मधुमक्खी पर बैठ करके उड़ने लगते हैं। सब घबराने लगते हैं। इधर केलानी और शॉन एक साथ एक मधुमक्खी पर उड़ते हैं। हालांकि हैंक ऐसा नहीं करना चाहता है, पर इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए सब के सब मधुमक्खियों के ऊपर बैठकर पहाड़ी की दूसरी चोटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तभी रास्ते में इनके ऊपर बड़े पक्षी हमला कर देते हैं। बड़ी चालाकी से ये लोग पक्षी से अपने आप को बचाते हैं और उन दोनों को आपस में टकरा देते हैं। वहीं शॉन को दिखाया जाता है जिसके पीछे केलानी बैठी होती है। ये जो पक्षी से बच रहे होते हैं तभी केलानी ऊपर से नीचे गिर जाती है, पर शॉन नीचे आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद शॉन केलानी को नीचे उतारता है और आखिरी बचे उस बड़े पक्षी को बड़े चालाकी से मकड़ी के जाल में फंसा देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक टहनी से टकरा जाता है और उसका पैर टूट जाता है। हैंक शॉन की मदद करता है और उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है। ये लोग यहाँ पर बैठकर कुछ वक्त बिताते हैं, गाना गाते हैं ताकि उसका पेन कम हो सके। इसी सीन में हमें दिखाया जाता है हैंक और शॉन का रिश्ता काफी अच्छा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ केलानी के पिता को पता चलता है कि उसकी बेटी शॉन को और शॉन उसकी बेटी को पसंद करता है। वहीं केलानी कहती है कि शॉन वापस चला जाएगा, वहीं बड़े कॉलेज में पढ़ेगा, जबकि हमारी दुनिया बहुत छोटी है। गबातो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें भी एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजूंगा। रात को जब सब सो रहे होते हैं केलानी के पिता वहां से निकल जाते हैं। दरअसल वो सोने की ज्वालामुखी की तरफ जा रहे हैं ताकि वहां से काफी सारा सोना लेकर आए और अपनी बेटी को एक बड़े कॉलेज में भेज सके। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सुबह होती है तो सब लोग यहाँ देखते हैं कि केलानी के पिता यहाँ पर नहीं है और साथ ही आसपास बहुत ज्यादा पानी भर गया है। यहाँ पर हैंक बताता है कि समय काफी तेजी से निकल रहा है, यानी कि हमारे पास 2 से 3 दिन नहीं बल्कि कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और ये पूरा आइलैंड डूब जाएगा, यानी कि इन सबको बहुत जल्द से जल्द पनडुब्बी तक पहुंचना होगा। लेकिन कल्याणी कहती है कि मुझे अपने पिता को ढूंढना है, मैं जा रही हूँ उनको लेने के लिए। शॉन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हैंक मना करता है कि तुम्हारे पैर में फ्रैक्चर है, तुम नहीं जा सकते हो। तभी शॉन के दादाजी कल्याणी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं से 2 टीम अलग अलग अपने अपने सफर पर निकल जाती है। कुछ ही घंटों बाद कल्याणी अपने पिता तक पहुंच जाती है जो सोने का एक बहुत बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर कल्याणी अपने पिता को समझाती है कि उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके पिता भी समझ जाते हैं और ये तीनों लोग पहाड़ की चोटी की तरफ के लिए निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जो पनडुब्बी को लेने के लिए आए हैं हैंक और शॉन को दिखाया जाता है जो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पनडुब्बी को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर पनडुब्बी नहीं होती है क्योंकि पानी का लेवल बढ़ने की वजह से वो पानी के अंदर समा गई होती है। ये दोनों समंदर के अंदर जाते हैं। तभी एक बहुत बड़ी मछली इनके ऊपर अटैक करती है
जिसके मुंह से लगभग 1000 वाट का करंट निकलता है। किसी तरीके से वो लोग बच जाते हैं और वो दोबारा इन पर हमला करे इससे पहले वो लोग पनडुब्बी के अंदर चले जाते हैं। पहले ये सारा पानी बाहर निकालते हैं, इसके बाद इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पनडुब्बी का इंजन स्टार्ट नहीं होता। हैंक इंजन को चेक करने के लिए नीचे की तरफ जाता है और शॉन को बताता है कि स्टार्ट करने के लिए इसे बहुत पावर की जरूरत है और सवाल ये है कि अब यहाँ पर इतना सारा पावर आएगा कहाँ से। तभी हैंक को आइडिया आता है कि इनके पास इलेक्ट्रिसिटी के झटके के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका है वो मछली जो बाहर इनके शिकार के लिए घूम रही है, जिसके जबड़ों में हजारों वॉट का करंट घूम रहा है। प्लान के मुताबिक हैंक बाहर जाता है जहाँ पर वो खतरनाक मछली है और जब वो मछली शिकार करने के लिए इनके तरफ बढ़ती है, हैंक वो रॉड उसके मुंह में डाल देता है जिसके जरिए सबमरीन को करंट मिलने वाला है। वो मछली अपने जबड़े से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा झटका देती है और सबमरीन स्टार्ट हो जाता है। हैंक अपनी जान बचाते हुए किसी भी तरीके से पनडुब्बी के अंदर आता है। वहीं दूसरी तरफ केलानी और उसके पिताजी और शॉन के दादाजी को दिखाया जाता है जो ज्वालामुखी फटने की वजह से एक पहाड़ी पर फंस गए हैं। चारों तरफ पानी है और पानी की ऊंची लहरों में इनका चट्टान भी ऊपर की ओर तैर रहा है, कभी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। कुछ ही देर में ये लोग समंदर के अंदर समाने वाले हैं। तूफान में ये तीनों के तीनों समंदर के अंदर डूब रहे होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में इन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। तभी सामने से वो पनडुब्बी आ जाती है जिसके अंदर हैंक और शॉन है। इन तीनों को वो लोग बचा लेते हैं और पनडुब्बी के अंदर लेकर जाते हैं। इतने में ही इनकी परेशानियां यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इनकी पनडुब्बी के सामने बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ऐसी चट्टानें जो एक झटके में ही इनकी पनडुब्बी को बर्बाद कर देगा। तभी सामने से दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा चट्टान इनकी पनडुब्बी की तरफ आ रहा होता है। इसके बाद हैंक कल्याणी के पिता को कहता है कि कैप्टन कबातो, आप हमारे कैप्टन हो, आप पनडुब्बी चलाओ, और शॉन, मैं तुम्हें कहूं तो तुम उस बटन को ऑन करना। इसके बाद हैंक जाकर के मिसाइल को रिलोड करता है और शॉन को बटन दबाने के लिए कहता है। शॉन बटन दबाता है और पनडुब्बी की तरफ आ रहा वो बड़ा सा पत्थर उस मिसाइल से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इनकी पनडुब्बी वहां से बचकर निकल जाती है। ये सब के सब खुश होते हैं। इसी बीच दिखाया जाता है कि शॉन भी हैंक को पसंद करने लगता है, इसीलिए वो अपने गले लगा लेता है। साथ ही शॉन और कल्याणी भी अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद अगला सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है। इधर कल्याणी के पिता के पास उनका हेलीकॉप्टर तो नहीं रहा, लेकिन अब उनके पास वो शानदार पनडुब्बी है, यानी कैप्टन नीमो की पनडुब्बी। इसीलिए अब वो बहुत फेमस टूरिस्ट गाइड बन चुके हैं। आज शाम को शॉन का बर्थडे भी है, जहां पर वो अपनी मॉम, हैंक और कल्याणी के साथ भी है। तभी वहां पर उसके दादाजी आते हैं और उसको बर्थडे प्रेजेंट देते हैं, जो एक किताब है, और उस किताब का नाम होता है फ्रॉम अर्थ टू द मून, और कहते हैं कि हमारे परिवार का अगला एडवेंचर यही होगा। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं जर्नी 3 यानी कि फ्रॉम अर्थ टू द मून का। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।